हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा हमारे लिए काम करे? नमस्कार, स्वागत है आपका लोकटेक में। और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो ऐसा मानते हैं कि हम पैसे को यानी मनी का अगर हम सही निर्णय लें तो एक आम इंसान करोड़पति बन सकता है। हमारे साथ हमारे मेहमान है श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकटेक में। हमारे ये पॉडकास्ट की नई सीरीज है, मनी मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज आज आपके सामने सोल्व आउट होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट को समझते हैं बल्कि आम आदमी की पॉकेट पर, आम आदमी के सपनों पर भी बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में एक बार फिर से। सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। सबसे बड़ा जो फंडा होता है मनी मैनेजमेंट का, सर, एक आम आदमी अपनी सैलरी से मनी को कैसे मैनेज करे कि वो ग्रोथ की ओर बढ़े? यूजुअली इंडिया के अंदर जो सेविंग का कल्चर है कि एक्स अमाउंट कमाया, लेट सपोज किसी ने 100 रुपए अर्न किया, तो पहले वो स्पेंड कर देता है, बाद में जो बचा है उसको बचत और सेविंग मानता है। अगर वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि आपको पहले सेविंग डिसाइड करनी पड़ेगी। लेट सपोज किसी का 10,000 रुपए मंथली इनकम है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मंथली 1,000 रुपए बचा सकता हूँ, 2,000 रुपए बचा सकता हूँ, 3,000 रुपए बचा सकता हूँ। तो 3,000 रुपए को पहले सेविंग को अलग रख दे। और ऐसे भी इंडिया का स्टैंडर्ड सेविंग रेशो है 33%। अगर वो 3,000 रुपए अलग रख देता है तो बाकी उसका 7,000 रुपए में उसका परिवार का खर्चा अच्छे से चल जाएगा। कंडीशन है कि वो 3,000 रुपए अलग रखे। दूसरा, अगर वो 3,000 रुपए अलग नहीं रखेगा तो एंड ऑफ द मंथ 3,000 से कम ही बचने वाला है, क्योंकि पैसा अपना रास्ता खुद बना लेता है। आने से पहले उसका जाने का रास्ता तय होता है। वो क्रेडिट बाद में होगा, पहले से डेबिट होने का उसका रास्ता तय होता है। अगर इसका आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहो, बहुत साधारण भाषा में, आप सब्जी मंडी सब्जी लेने जाना, एक बार 500 रुपए लेके जाना और 500 रुपए सब्जी का मानस बना के जाना, तो आप 500 रुपए से सब्जी ज्यादा कभी नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपकी पॉकेट में ही 500 रुपए अवेलेबल है। दूसरे वीक आप जाना, 500 रुपए की वेजिटेबल फ्रूट्स लेने का मानस बना के जाना, जेब में 5,000 रुपए रख के ले जाना। आप चाह कर भी 500 से कम नहीं ला पाओगे, क्योंकि वहां पे इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी लुभावनी चीजें हैं कि आप लेकर ही आओगे और आपका बजट आगे जाके अप एंड डाउन होने वाला है। इसका सेकंड क्लासिक एग्जांपल है, आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले किराने का कोई सामान लाना होता था तो अपन एक लिस्ट देते थे, उतना ही सामान किराना मर्चेंट निकाल के रखता था और अपन घर लेके आ जाते थे। आज अपन मॉल जाते हैं, घर से मानस बना के जाते हैं कि मुझे 5 किलो शुगर लेके आनी है, बट उस 5 किलो शुगर की कॉस्टिंग 50 रुपए किलो के हिसाब से 250 होती है। बट अपन 2,500 का दूसरा अनावश्यक समाज भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी सारी चीजें दिख रही है। अपन को लगता है ये ऑफर वो ऑफर आज नहीं तो कल काम आ जाएगी, और कहीं न कहीं चीजें मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आगे बढ़ ही जाते हैं कदम जब अगर जेब में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा होता है, लिस्ट के अलावा सामान परचेसिंग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। राइट। जी सर, आपने बहुत ही सही बताया। सर, आपने बचत की बात की थी। ये बचत और ग्रोथ क्या है सर? इनको आसान भाषा में अगर हमारे व्यूअर्स को समझाए सर। लोकेश जी, इंडिया में बचत, अगर सेविंग खाते में पैसा पड़ा है तो भी उसको एक आम इंसान बचत मानता है। पीपीएफ कर लिया है तो भी बचत मानता है। एलआईसी कर लिए तो भी बचत मानता है। एफडी कर लिए तो भी उसे वो बचत मानता है। आरडी कर लिए तो भी वो उसे बचत मानता है। बट बचत और निवेश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बचत का मतलब आपकी इनकम में से खर्चे होने के बाद जो बच गया वो बचत होती है, और उसमें छोटा मोटा रिटर्न मिल जाता है। जितना अपन साधारण भाषा में कहे कि महंगाई जितना बढ़ रहा है, उसे अगर बिलो कोई प्रोडक्ट रिटर्न देता है तो डेट्स कम इनटू द बचत ओनली। जैसे कि 6-7% महंगाई है ही है आज की डेट में। अपन स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन डाटा चेक करें तो एवरेज 6-7% है। तो आप जितने भी मैंने एवेन्यूज बताए उसमें 6-7-8% का ही रेट ऑफ रिटर्न है। तो अपन निवेश की बात आती है कि मेरा पैसा कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे और ग्रोथ जीडीपी जितना ग्रोथ कर रही है, यानी इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, 7-8% से इंडिया ग्रो कर रहा है, 7-8% ही आपका महंगाई है, तो ग्रोथ जीडीपी लगभग 14-15% है या डबल डिजिट है, तो आपका पैसा उतना ग्रोथ करना चाहिए, तो वो निवेश है। निवेश के अंदर हम कुछ प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ले ली, गोल्ड ले लिया,
म्यूचुअल फंड ले लिया, यूलिप ले लिया, डायरेक्ट इक्विटी ले लिया। तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और जो आज की डेट में जो अपडेटेड इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं 6 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड को भी शॉर्ट टर्म मानता हूँ। 1 सेकंड का फर्क है। या क्योंकि बहुत सी बार आपने देखा है, अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एक वोट से आदमी जीत जाता है और एक वोट से आदमी हार जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक वोट की बहुत अहमियत है। तो टाइम के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट। और टाइम से बढ़कर नहीं तो कोई था, नहीं कोई हो सकता है, नहीं कोई होने वाला है। असल में सर, आम आदमी की जो सैलरी होती है वो उसके पास में बच नहीं पाती है, चाहे वो कितना ही कमा ले, 30 कमाए, 50 कमाए, 1 लाख रुपए भी कमाए। वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर आम आदमी करता है, इवन मैं भी आ गया उसमें, हम लोग कर लेते हैं जनरली। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आज की डेट में लोग बाग सेविंग के बारे में बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करते, बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ बढ़ चुके हैं। लेट सपोज कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं, तो 2006 में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मेरी पहली तनख्वाह उस जमाने के अंदर 12,000 रुपए थी। तो उस समय N72 मोबाइल करके एक बड़ा क्रेज में था, जिसके गोल्डन डॉट की पूरी लाइन आती थी। मतलब फोन लगा के बात करते थे, ऐसा लगता कि समथिंग लाइक डेट। तो मेरी पहली सैलरी मैंने भी खुद ने उस मोबाइल को परचेज करने में लगाई। ओके। आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, उस समय 15-20 हजार में अच्छा मोबाइल मिल जाता था, आज 1 लाख 2 लाख नॉर्मल हो गया। एक अच्छी लग्जरी कार ले आते हैं, नहीं होता तो PL BL ले लेते हैं। तो अपन को जो चीज आवश्यक नहीं है वो नहीं खरीदना है। वो नहीं खरीद। अगर आपने अनावश्यक चीज खरीद ली तो टाइम विल टेल यू कि आपको आवश्यक चीज बेचनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अपन को दिखावे के इस माया जाल में नहीं रहना है। आप अगर खुद कंज्यूम कर रहे हो तो कार आवश्यक है, आप ले, लेकिन BMW मैं इसलिए लेता हूं कि लोग देखेंगे नहीं। लेकिन आपको लगता है कि हाँ सेफ्टी फीचर्स है, मेरे स्टेटस को ये सूट करती है, देन यू बाई। रेंज ओवर बाय करो, कुछ भी बाय करो आप, इनका यू कैन बाय द चार्टर प्लेन, बट वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लग्जरी के ऊपर आपकी इनकम का 33% से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। और इंडिया में बहुत सारे लोग इनकम का 150% लग्जरी और दिखावे पे खर्च कर देते हैं और एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इंडिया ऐसा वर्सेटाइल कंट्री है जहां पे आज की डेट में 8 रुपए में भर पेट के खाना मिल रहा है, राजस्थान सरकार खिला रही है। बिल्कुल। और 7 स्टार होटल के अंदर 25,000 में भी मिल रहा है, 50,000 में भी मिल रहा है। तो आपकी क्या आवश्यकता है, आपको क्या सूट करने वाला है, क्या प्रोजन कौन है। अगर आप विजनरी डिसीजन लोगे, समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड होते रहोगे, तो 2047 के अंदर हर अपर मिडिल क्लास 100 करोड़ कम से कम बना लेगा, ऐसा भारतवर्ष में पूरी पूरी संभावना है। 100 करोड़। 100 करोड़ कम से कम। बॉटम साइड जो एवरेज मिडिल क्लास है, जो एवरेज उसकी तनख्वाह आप मान लीजिए 80-90 हजार रुपए अगर कमाता है, तो 100 करोड़ उसके बिफोर एज ऑफ 60 इजीली बना लेगा। लेट्स सपोज वो टुडे अगर उसकी एज अराउंड 40, 39, 41 है, तो बहुत आराम से 100 करोड़ बना लेगा। कंडीशन है कि जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो, जैसे जैसे चीजें चेंज हो, वो अपने आप को अपग्रेड करें, वो ट्रेडिशनल सोच में नहीं रहे। पुराने टाइम के अंदर चीजें चेंज होने में 1 डिकेड 2 डिकेड लग जाते थे। आज की डेट में चीजें चेंज होने में 1 साल 2 साल भी नहीं लगता है। आज की चीज में फास्ट एडॉप्शन है। बिल्कुल। अगर समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं हुआ तो समय आपको अपग्रेड कर देगा। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द नोकिया, वन टाइम इट इज लीडर ऑफ द इन मोबाइल फोन। You can take up the example HMT, it is a leader into the watch industry, but you see what is the situation of today. Kodak कैमरे के नाम से फेमस था कि कोडेक कैमरा कितने लोगों के पास अवेलेबल है। तो आपको समय के अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जितना इंडिया ग्रो कर रहा है, उतनी इनकम आपकी साल दर साल ऐड होनी चाहिए। सर, जैसे आपने बताया था कि 1% अमाउंट लग्जरी पर खर्च होना चाहिए। हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक आम व्यक्ति जो है उसकी अगर सैलरी 30,000 रुपए है, वो किस तरह से 30,000 रुपए को मैनेज करे कि जिससे वो निवेश, बचत और अलग व्यय लग्जरी पर खर्च कर सके। इसके बहुत साधारण भाषा में जब लेमन बात करूं, तो उसको 3 पोर्शंस बना लेने चाहिए। इनफैक्ट 4 बना ले तो बहुत बेटर है। 25-25-25%। 25% परिवार की बेसिक एनिमिटीज के लिए,
परिवार के लिए खाना पीना कपड़ा रहना, ये जैसे अपन 7,500 की बात करें तो घर का राशन पानी साग सब्जी 7,000 रुपये महीने के इनफ है। इनफ है। अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो इससे ज्यादा का राशन नहीं आता है नहीं आता। प्रैक्टिकली। और अपन इंडिया में अगर गेहूं की बात करें तो किसी भी कोस्ट पे 2-3 हज़ार रुपये 100 kg से ज्यादा नहीं है। तो उसका पूरा ईयर का 2 बोरी 3 बोरी से ज्यादा नहीं चाहिए, 200-300 kg से ज्यादा नहीं चाहिए। इसी तरह वेजिटेबल की बात करें तो 7,500 रुपये मोर देन इनफ है फॉर बेसिक एनिमिटीज। 7,500 रुपये परिवार को स्ट्रेंथ देने के लिए खर्च करें, जैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, बच्चों को अच्छी जगह फिजिकल एक्सरसाइज के लिए लेट्स सपोज कि यू कैन से कि जैसे क्रिकेट वॉलीबॉल जिम्स में भी उनका इंटरेस्ट हो, कोई भी उसका एडिशनल करिकुलम एक्टिविटीज के लिए 7,500 रुपये के भी 2 पोर्शन करें, 3,500 रुपये उसमें इन्वेस्ट करें और 3,500 रुपये परिवार को संगठित करने के लिए कि एक साथ खाना खाने जाए कहीं बाहर, एक साथ घूमने जाए, एक दिन मोबाइल का वर्त रखे कि मोबाइल कोई टच नहीं करेगा, मोबाइल का वर्त रखे एक दिन उस पर साथ में बैठ के बातचीत करेंगे, एक दिन अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके साथ खाना खाए, तो परिवार संगठित होगा और जो जेनरिक चीजें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। तो ये 15,000 हो गया। नेक्स्ट जो 15,000 बचा है, 15,000 रुपये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए डालें। 15,000 को में से 7,500 रुपये लॉन्ग टर्म, 7,500 रुपये शॉर्ट टर्म। 7,500 रुपये इन्वेस्ट करने लॉन्ग टर्म बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी। इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट है खुद का रिटायरमेंट, क्योंकि बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए तो लोन भी मिल जाएगा, बट रिटायरमेंट के लिए लोन अभी इंडिया में कल्चर बहुत कम है बट अवेलेबल है। बट ये 2 चीजों पे वो इसका भी 3 टुकड़े कर ले, कुछ मैरिज पे, किड्स मैरिज, कुछ किड्स एजुकेशन, कुछ रिटायरमेंट। तो लगभग आप कह सकते हो 1,750 रुपये किड्स एजुकेशन के लिए ले ले, 1,750 रुपये किड्स मैरिज के लिए ले और 3,500 रुपये रिटायरमेंट के लिए ले ले। तो ये उनका हो गया इन्वेस्टमेंट जो आराम से डबल डिजिट रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न लॉन्गर टर्म में देगा। या और साधारण भाषा में कहें, जितना इंडिया ग्रो करेगा, जितनी महंगाई रहेगी, जितनी जीडीपी रहेगी, दोनों का टोटल जितना रिटर्न उस पोर्शन पे आना चाहिए। नेक्स्ट जो 7,500 रुपये बचे शॉर्ट टर्म नीड, लेट सपोज कि दीपावली पे कपड़े लेने हैं, लेट सपोज कि बच्चों को कोई उनका ट्यूज आने वाला है स्कूल का, वहां पैसा खर्च करना है। लेट सपोज कि परिवार के अंदर मामेरा आने वाला है, लेट सपोज कि किसी का बर्थडे मनाना है, लेट सपोज कि इन लॉज में किसी की शादी आने वाली है, किसी को गिफ्ट देना है, तो उसको वो उस प्लस इन इन चीजों के साथ एक कंटिजेंसी फंड, 6 महीने का इमरजेंसी कंटिजेंसी, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो भी उनके परिवार की नीड पे कोई आंच नहीं आए, उनका कोई अप डाउन नहीं हो। बच्चे सेंट पॉल में पढ़ रहे तो सेंट पॉल में ही जाएंगे, बच्चे जिम जा रहे तो जिम जाएंगे। आप हफ्ते में एक बार खाना खाते हो बाहर तो हफ्ते में एक बार खाना खाओगे। तो कंटिजेंसी को प्लान करके इन 7,500 को शॉर्ट टर्म नीड प्लस कंटिजेंसी दोनों को प्लान करके उनको इन्वेस्ट करता है। अगर ये 4 टुकड़े करते हैं उस पर इन चारों चीजों में इक्विवेलेंटली इंक्रीज करते रहे जितनी उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। यूजुअली लगभग 3 भाग में तो इंक्रीज कर लेते हैं बट इन्वेस्टमेंट में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था डेट टाइम माई SIP इज 294 रुपीज, मैंने उसको समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर लिया तो टुडे आई एम फाइनेंशियली फ्री। लेकिन 98% लगभग सब जगह सेविंग को छोड़ के बाकी सब जगह इंक्रीज कर लेते हैं। घूमने जाना है ज्यादा खर्च कर लेंगे, बच्चों को एजुकेशन में कर लेंगे, कपड़े लाने कर लेंगे, मिठाई लानी कर लेंगे, घर पे पहले कूलर था AC लानी वहां खर्च कर लिया, पहले 2 BHK था 4 BHK बना लिया, पहले वो ट्रेन के अंदर नॉर्मल ट्रेन में जाते थे, अभी थर्ड AC या वंदे भारत आ गई तो वंदे भारत में जर्नी करने लग गए। बट सिमिलरली इस इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो अप करना है, इतने परसेंटेज उनकी इनकम इंक्रीज कराए। और इनकम इंक्रीज पे कम से कम इंडिया जितना ग्रो हो रहा है उतनी इनकम उनकी इंक्रीज होनी चाहिए। उसके लिए अप स्किल करें, अपने आप की क्वालिटी इंक्रीज करें, नॉलेज बढ़ाएं, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करें, ट्रेडिशनल सोच नहीं रखें। सर जैसे आपने बताया कि वैसे तो सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भी सैलरी है उसमें 25% के 4 भाग उसे डिवाइड करके हम चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख रुपए हो तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। इसके साथ में सर ने एक बात बताई थी कि इमरजेंसी फंड, सर ये इमरजेंसी फंड क्या है और इसको निवेश के तौर पे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि किसी का आपने जैसा बताया कि एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपए इनकम है जी।
तो उसका बेसिक एनिमिटीज परिवार को चलाने के लिए उसको 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। घर पे चाय बनाएगा, खाना खाएगा, बच्चों को बेसिक एजुकेशन करवाएगा, कपड़े पहनेगा, लाइट बिल भरेगा, गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, तो कम से कम उसको 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए इन एवरी सिचुएशन। तो कम से कम 60,000 रुपये उसके पास ऐसी जगह होने चाहिए कि यूपीआई नहीं चले तो भी वो यूज कर पाए, बैंक बंद हो जाए 3 दिन के लिए, ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी वो उसको यूज कर पाए, और जब चाहे जब एक क्लिक पे उसके खाते में पैसा आ आ जाए। जाए। तो ऐसी जगह होना चाहिए जिससे उसका कोई शॉर्ट टर्म उसका डैमेज नहीं हो। लेट्स सपोज अभी कोविड की बात करें तो लगभग 15-20 दिन तक सब कुछ बंद रहा था, बैंकिंग भी शॉर्ट टर्म के लिए खुल रहे थे, तो उस सिचुएशन में भी उसके काफी सारे खर्चे कम हो गए, बट बेसिक खाना तो खा ही रहा था, खाई। लाइट बिल तो बहना ही था, तो बेसिक एनिमिटीज के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो 6 महीने का बेसिक रिक्वायरमेंट जितना उसका खर्चा कंटिजेंसी होना चाहिए, उसको भी अगेन मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपये चाहिए, किसी का 10,000 बेसिक एनिमिटीज का रिक्वायरमेंट है, तो 30,000 रुपये तो बैंक में रहेगा तो चलेगा, 30,000 रुपये घर पे भी चाहिए, कैश, कैश। हार्ड कैश चाहिए। रात की 12 बजे कोई एक्सीडेंट हुआ, पति ने बोला कि 5,000 रुपये निकाल के दे, तो उसकी वो भी विदाउट सोचे समझे 5,000 रुपये उसको निकाल के दे कि पहले ट्रीटमेंट चालू करें, बाकी मॉर्निंग में सूर्य उदय होने पर तो सब मैनेज हो जाएगा, हम 5 फोन करेंगे सब हो जाएगा, बट इमीडिएटली टैक्सी वाले ने 1,000 रुपये मांगा तो उसको दे पाए। दे पाए। ये नहीं सोचे कि यार गूगल पे नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, मोबाइल की बैटरी चली गई, लाइट नहीं थी, उन सभी समस्याओं से बचते हुए स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी के साथ आगे बढ़े। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है या कितनी भी हो, 6 महीने तक के जो आपके खर्च है वो आपको एज ए इमरजेंसी फंड में आपको रखने चाहिए, जिसका भी 50% तो आपको इन हैंड कैश आपके पास होना चाहिए, और बाकी आपके बैंक अकाउंट या जिससे आप यूपीआई वगैरह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसमें आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पर एक जो हमने काफी सारे शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं और आजकल यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, एसआईपी क्या है और क्या एसआईपी से एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है कि नहीं? सर, दोनों सवाल। दोनों का आंसर है कि करोड़पति 100% बन सकता है आम इंसान, ऑलरेडी हिस्टोरिकली बने हैं। उदयपुर का एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। अपन उदयपुर शहर से बिलोंग करते हैं, तो 1995 में 8 अक्टूबर को एक 10 रुपए की एनएवी का फंड आया था। 1,000 रुपए उसने मंथली निवेश करता था, लगभग 3,60,000 रुपए उसका निवेश हो चुका है, और सिमिलर टाइम में हर साल वो 12,000 रुपए एडिशनल निवेश करता था, कि 1,000 रुपए तो वो करता था, प्लस उसको पता था कभी बोनस आ जाएगा, कभी कहीं से बचत हो जाएगी, कभी कोई चाचा मामा तो गिफ्ट दे देंगे, तो उसको पता था कि 12,000 रुपए एवरेज 12 से 15,000 रुपए बचा लूंगा। उसका टोटल आज की डेट में 7,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, और आज उसकी जो वैल्यू है अराउंड अराउंड 4 करोड़ प्लस है। कितना? 4 करोड़ 4 प्लस, करोड़। केवल एवरेज 2,000 की एसआईपी से। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं भी रहा तो 1-2 करोड़ तो बनाना बहुत आसान है। 2,000 की एसआईपी से 2 करोड़ रुपए बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 ही कंडीशन है कि कंटिन्यूटी इन्वेस्टमेंट रहे, समय समय पे उसको रिव्यू करते रहे, गलत इन्वेस्टमेंट गलत स्कीम में हो गया तो उसको चेक करते रहे, चेंज करते रहे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप पोर्टफोलियो को चेक करें कि मेरा पोर्टफोलियो बाकी सेम रिस्क एपिटाइट वाली कैटेगरी से कम दे रहा या ज्यादा दे रहा। अगर इक्विवेलेंट या एवरेज या अबव एवरेज है तो कोई इशू नहीं, कम दे रहा तो उसको चेंज करें। नेक्स्ट, सेबी ने जनवरी 2018 से म्यूचुअल फंड पे टैक्स लाइबिलिटीज लागू कर दी है, तो हर साल 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल का टैक्स फ्री है, उसको बुक करते रहे तो लास्ट में आपकी टैक्स लाइबिलिटी नलीफाई हो पाए। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परिवार में जितने लोग हैं, जैसे लेट सपोज कि हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स है, तो चारों के नाम से 500-500 करें तो टैक्स लाइबिलिटी और भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 पेन क्रिएट हो जाएंगे। 2 तो लाइव है, 2 जो किड्स है कल आने वाले समय में 18 के हो जाएंगे और उनका भी इंडिपेंडेंट पेन कार्ड इश्यू हो जाएगा, तो टैक्स लाइबिलिटीज का काफी सारा एडवांटेज हो सकता है। तो परिवार में जितने लोग हैं उतने लोगों के नाम से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चारों की डेट अलग अलग होनी चाहिए, तो मार्केट का जो अप एंड डाउन है, उसका आपको एडवांटेज मिले। तीसरी चीज कि आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे, और सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गजट का जो भी अपडेशन है उससे अपग्रेड रहे।
नेक्स्ट बोला एसआईपी क्या है। एसआईपी अपने आप में ही डिफाइन है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फुल फॉर्म है, अगर लाइफ में कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो सफलता के चांसेस 5000% हो जाता है। नहीं 100%, नहीं 200%, 5000% हो जाता है। अगर बिना सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो असफलता और अड़चने बहुत ज्यादा आती है, और टाइम पे काम नहीं होता है, और एंड ऑफ द टेन्योर अपन को दुख महसूस होता है। एक सही। मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे आज आपके साथ पॉडकास्ट का अपना प्लान था, तो आपने कल से प्लान किया। आज संडे है तो भी आपने कल से प्लान किया, 2 बार आपने बात की, 2 बार मैंने बात की, तो भी ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है। हो पा रहा है, सही बात। लेकिन अगर अपन प्लान नहीं करते सिस्टमेटिक तरीके से, और आप मुझे एग्जैक्ट उसी समय फोन करते जब आपका पॉडकास्ट करने की इच्छा थी, तो आई थिंक सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल Possible. एट ऑल। Okay. इसी तरह सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि ऑफिस जाना है आपको, और आप डेली 6 बजे उठते हो, तो ऑफिस 9:30 बजे बहुत हैप्पीली पहुंचते हो। एक दिन आप 9:15 बजे उठ के 9:30 बजे पहुंच के दिखाओ, पहुंच जाओगे बट 10 चीजें स्किप होगी। आपको फ्रेश होना रह जाएगा, आपका मॉर्निंग टी रह जाएगा, आपका न्यूज़पेपर रह जाएगा, आपकी स्पाउस एंड किड्स से जो आप बात करने के लिए आधा घंटा देते थे वो स्किप होगा। उसके तो किसी के साथ कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो यही इन्वेस्टमेंट की जर्नी है कि सिस्टमेटिक तरीके से लंबे समय में निरंतर अगर निवेश करते रहें तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी 100% अचीव कर सकते हो। और आप और मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर सकते हैं। पैसा 24 घंटे बिना थके हुए मशीन से ज्यादा स्पीड से काम कर सकता है, क्योंकि मशीन को भी काम पैसा ही करवाता है। पैसा ही करवाता है, सही बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आज सर ने ये टैक्स सेवियर वगैरह की जो बात बताई है ना, ये अक्सर पेड सेमिनार्स में ये बातें बताई जाती है, और सर ने हमारे चैनल पे आपको डायरेक्ट बता दी गई है। तो नोट डाउन कर लेना, 2-3 बार इसको सुन लेना और समझ लेना कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी में, जिससे हमें फ्यूचर में हम टैक्स से भी हमें राहत फील हो जाए, राहत महसूस हो जाए। सर, एसआईपी आपने बिल्कुल सही बात बताई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। पर मुझे ऐसा लगता है सर, ये आने से पहले मैं सोच रहा था एसआईपी के बारे में, हमारे पुराने लोग थे वो भी शायद एसआईपी करते आए हुए हैं। हर धनतेरस पे वो गोल्ड खरीद लेते थे, सोना या सिक्का या कोई किसी तरह का आभूषण वगैरह। तो वो जो धनतेरस पे खरीदते, तो क्या वो एसआईपी में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? लोकेश जी, बहुत बढ़िया आपने तरीका बताया है। मैं इसको और रिफाइन करना चाहता हूँ। हर धनतेरस पे मैं भी सिल्वर खरीदता था, अभी भी खरीदता हूँ, और इस धनतेरस पे भी खरीदा। ऑल्दो रेट उसकी 1,80,000 की थी। एक बिल्कुल। लाख अस्सी हजार रुपये केजी की रेट थी। बिल्कुल। जब मैं 40-50 हजार की रेट पे 100 ग्राम 50 ग्राम जितनी भी इच्छा होती खरीदते थे, तो मेरी स्पाउस कहती थी कि क्या करोगे, रेट तो बढ़ ही नहीं रही है। तो ये लंबे समय में बड़ा फायदा देती है। और हर इंसान धनतेरस पर खरीदे नहीं खरीदे, बट उसके बचपन के स्कूल के अंदर जब वो किसी क्लास में स्टडी कर रहा था, चाहे वो 5th में हो, 10th में हो, तो वहां पे एक मंथली, क्वार्टरली, वीकली एक पार्टी करते थे बच्चे। 10-10 रुपए इकट्ठे करके एक पार्टी करते थे। तो 10-10 रुपए में सभी बच्चों के 500 रुपए इकट्ठे हो गए। 50 रुपए, 50 स्टूडेंट थे, तो उस 500 रुपए में पुराने टाइम के अंदर जितनी भी खाने पीने की चीजें थी सब आ जाती थी। बिल्कुल आ जाते। और सब जो ने बैठ के बड़े एंजॉय के साथ उसका आनंद लेते थे। दैट्स कॉल्ड एसआईपी। यानी एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले लोग उसको कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करें, तो वो एसआईपी है। यही म्यूचुअल फंड है, यही एसआईपी है। एसआईपी लंबे समय करना होता है, म्यूचुअल फंड सिंगल टाइम करना होता है। और अल्टीमेटली प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड है। निवेश के तरीके को एसआईपी कहा जाता है और लमसम कहा जाता है। बिल्कुल। तो उसमें उसी स्कूल में अगर एक बच्चा बीएमडब्ल्यू लेके 5 स्टार होटल में पार्टी करने की इच्छा शक्ति रखता है, तो उसके लिए वो 10 रुपए वाली पार्टी में उसको एंट्री ही नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे निवेशक जो चाहते हैं कि छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ा पैसा बने, और फ्यूचर में उनको अपनी दैनिक रूटीन लाइफस्टाइल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करके नहीं कमाना पड़े, और पैसा उनके लिए कमा के लाए, तो इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है कि पैसा हमारे लिए काम करे, जो बात हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी। हमारी जो बात हुई थी कि अगर मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, कितना प्रतिशत अमाउंट एसआईपी में करना कर लेवे व्यक्ति, तो उसका एक काम मोटा मोटी बन जाए कि वो आराम से करोड़ के आसपास पहुंच जाए। या 30,000 रुपए एक आम इंसान की इनकम है। उसको कम से कम मेरे हिसाब से 7,500 रुपए एसआईपी में डालने चाहिए।
₹7,500 डालना चाहिए। ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड सेविंग रेशो की बात करें तो एवरेज 33% का सेविंग है, तो ₹10,000 होता है। बट लग्जरी लाइफ, न्यू मोबाइल अपडेशन, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन, एक्स्ट्रा कोरिकुलम एक्टिविटी, और पुराने जमाने में घूमने जाते तो साम्राज्य चारभुजा नाथ नाथद्वारा जाके अपन खुश हो जाते थे। आज की डेट में ट्रैवल तो एयर ट्रैवल तो ऐसे हो गया कि रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से ज्यादा एयरक्राफ्ट की संख्या है। अगर आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाओ तो उदयपुर के आपके रोडवेज बस स्टैंड से ज्यादा तो आपको वहाँ एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो जो ये लग्जरी लाइफस्टाइल प्लस कोविड ने ये सिखाया है कि आज में जीना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ योर टुडे इज ग्रेट देन यस्टरडे एंड टुमारो बोथ इज वंडरफुल। तो आपको कम से कम 33% बचाना चाहिए, उसमें से 25% यानी 10,000 का ₹7,500 आपको एसआईपी में जाना चाहिए। ये ₹2,500 आपको बेसिक एनिमिटीज में आपका काम आएगा। लेट्स सपोज कि अर्निंग मेंबर के साथ कुछ हैपनिंग मिसहैपनिंग हो जाए तो परिवार वाले फाइनेंशियली हैंडीकैप नहीं हो तो उसके लिए एक हैंडसम अमाउंट का टर्म प्लान होना चाहिए। और बड़ी मुश्किल से आप और मैं सेविंग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, किसी न किसी चीज को आगे पीछे करते हैं और अपन सेविंग करते हैं। परिवार में कोई बीमारी संबंधित, कोई एक्सीडेंट संबंधित कोई हैपनिंग मिसहैपनिंग हो तो एक अच्छा मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि आपकी सभी सेविंग एक ही दिन हॉस्पिटल वाले को नहीं देनी पड़े। देनी पड़ जाए। क्योंकि परिवार का कोई चाहता इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, दैट टाइम वी आर नॉट इन कंडीशन की टेक एनी रिस्क, एनी कॉम्प्रोमाइज, और वी विल सेव देम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उसको कैसे बचाएं, क्या प्रयास करें, कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, कौन सा अच्छा इलाज करता है। अपन उदयपुर, राजस्थान के लोग अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, जहां जहां जा सकते हैं, जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं, जितने चित परिचित को फोन कर सकते हैं, सब कुछ प्रयास करते हैं। तो आपका एक हैंडसम मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इस चीज को आप छोड़ दें कि मेरा चिरंजीवी है, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, वो अपनी जगह काम आएंगे। बट आपका प्लान बी बैकअप सॉलिड होना चाहिए। ए फेल हो गया तो बी वहां पे आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट करेगा। और कभी भी एक प्लान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और सक्सेसफुल इंसान ABCD कम से कम 4 प्लान बना के रखते हैं। ए फेलियर हुआ, बी काम करेगा, बी फेलियर हुआ, सी काम करेगा, सी फेलियर हुआ, डी काम करेगा। तो वहां सक्सेस की संभावना और अधिक हो जाती है। मतलब एक मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं पिछले कुछ सालों में, हम जानते हैं कि हॉस्पिटल के खर्चे कितने भारी होते हैं, और उनको अगर हमने हमारी सारी बची कुची सेविंग्स अगर लगा दी तो फिर हमारे वापस उभरना मुश्किल हो जाता है आम आदमी का, खास तौर पे। तो जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। सर, फिर भी एसआईपी के बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं, खास तौर पे हमारे लोकल एरिया में। एफडी में उनका भरोसा ज्यादा है। आज की तारीख में एफडी की वैल्यू और एसआईपी की वैल्यू में क्या सर डिफरेंस है? क्या लोगों को एफडी करवाते रहना चाहिए या एसआईपी की ओर मूव ऑन कर देना चाहिए? हाँ लोकेश जी, बहुत ही बढ़िया शानदार आपने क्वेश्चन पूछा। कि पहली चीज, आप, मैं और आपके और मेरे पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो एफडी पॉजिटिव है, रियल एस्टेट पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है। क्योंकि उन्होंने उनके जीवन काल में उन चीजों में निवेश करके अच्छा पैसा बनाया है और लाइफ की सभी गोल स्मूथ वे में अचीव की है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड होने की आवश्यकता है। अगर अपन अपग्रेड नहीं होंगे तो कल समय अपन को अपग्रेड कर देगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एसआईपी प्रोडक्ट है उसमें उन सभी निवेशकों को मूव हो जाना चाहिए जिनको ये लगता है कि 7-8% जितना पैसा ग्रो होगा तो मेरा जीवन में खुशियां नहीं आने वाली है, या आएगी तो उतनी फिनोमिनल, उतनी क्वालिटी और उतनी मैं प्रीमियम चीजें नहीं यूज कर पाऊंगा। दूसरी चीज है कि अगर उनको ये फेथ एंड बिलीफ है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, ग्रो करता रहेगा, और इंडियन इकोनॉमी का इन हाउस कंजम्पशन इतना सॉलिड है कि वो आने वाले समय में और इंक्रीज होने वाला है, उसको ये फेथ एंड बिलीफ है कि आज वो 800 यूज करता है तो कल वो अपर ग्रेड की कार यूज करेगा, आज वो कीपैड वाला फोन यूज करता है तो कल वो स्मार्टफोन यूज करेगा, आज घर में उसने फैन और कूलर लगा रखा है कल वो एसी लगाएगा, आज वो रोडवेज बस स्टैंड में जर्नी करता है कल वो एयर ट्रैवल करेगा, आज वो नॉर्मल खाना खाता है रेस्टोरेंट में जाके तो कल 5 स्टार 7 स्टार में खाना खाएगा।
तो उन सभी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये कहीं न कहीं इकोनॉमिकल विकास हो रहा है। इकोनॉमी का विकास होगा तो म्यूचुअल फंड से बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं था, नहीं है और नहीं हो सकता है। और इस क्या प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इतना रेगुलेटेड है, इतना रेगुलेटेड है, इतना रेगुलेटेड है कि सभी जगह तो बैलेंस शीट साल में 1 बार या 4 बार बनाई जाती है। म्यूचुअल फंड के अंदर जिस प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हर फंड को इक्विटी ओरिएंटेड को एवरी डे मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे में शाम को 10:30 बजे एनएवी दिखानी है कि आज का क्या फायदा नुकसान है, आज की क्या रेट है, आज मैंने क्या कमाया क्या खोया। एवरीडे बैलेंस शीट बनती है। अगर आप आपके परिवार की भी एवरीडे बैलेंस शीट बना लेते हो तो ग्रोथ के चांसेस सुपीरियर हो जाते हैं। और 1979 से जब से सेंसेक्स चालू हुआ है उससे इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 2-3% से मार्जिनली ग्रोथ करके ज्यादा रिटर्न दिया है। इंडियन सेंसेक्स की बात करें 1979 में 100 था, आज की डेट में अराउंड 85,000 है, यानी 850 गुना चीजें ग्रो हो गई है। इसको आप प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लो, गोल्ड से कंपेयर कर लो या एनी अदर एसेट क्लास, तो बेस्ट एवरग्रीन और सुपीरियर रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने भी, क्योंकि सेंसेक्स ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था समय के अकॉर्डिंग। जो 1979 के अंदर जो टॉप 30 कंपनी थी उसमें से आज 5 भी नहीं है। जो 1995 में टॉप 30 कंपनी थी उसमें से आज 10 भी नहीं है। तो जो टॉप 30 रहेगी उन्हीं को सेंसेक्स अपने पास रखता है। हर क्वार्टरली इसको बाहर निकाल देता है कि जो खराब है ना, रॉन्ग ब्लड इज नॉट नीडेड, टॉप 30 में वो नहीं आ सकता नहीं है। सकता। तो वो टॉप 30 को मेंटेन करता है। तो आपके पोर्टफोलियो को अगर आप इस तरह से मेंटेन करते रहोगे तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। और जब अपन एफडी की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं एसआईपी, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक लाइन लिखी होती है वो डरा देती है। उसका नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं ये कहता हूं कि रिस्क नहीं लेना भी एक रिस्क है, रिस्क नहीं लेना भी एक रिस्क है, निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। सही है। तो यही लाइन अगर एफडीआर पे लिखी हुई आने लग जाए कि 5 लाख से अबव की एफडीआर नॉन सिक्योर्ड है और बैंक के बाद बोर्ड लग जाए तो उसमें भी निवेश की वही स्थिति हो जाएगी। बट वो लाइन ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, या 88% लोगों को तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो लोगों का एफडी में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। अर्लियर इस पे एफडीआई की गाइडलाइन के तहत इंश्योरेंस के होता है एफडी का, वो 1 लाख था, उसको भी अभी इंक्रीज किया 5 लाख। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैं लास्ट 20 साल से देख रहा हूँ सेम लाइन है, नो चेंज। सिंस 2006 से मैं यही देख रहा हूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑफर डॉक्यूमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इनटू द फ्यूचर। तो इस लाइन को अगर तरीके से देखें तो ये डिस्क्लेमर है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू डू। और आज दिन तक एक भी म्यूचुअल फंड इंडिया में बैंकरप्ट नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि आज दिन तक एक भी म्यूचुअल फंड बैंक करप्ट नहीं हुआ या जीरो नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है मार्केट रिस्क है, अप एंड डाउन हो सकता है, शॉर्टर ड्यूरेशन में ये नीचे जा सकता है। बट जो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन, 6 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 सेकंड से ऊपर का समय है, तो इससे बेटर कोई एसेट क्लास नहीं नहीं हो थी, सकती। नहीं है और नहीं होने वाली है। बहुत ही इम्प्रेसिव। सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि पता है, आपने बताया कि बाजार जो कि जोखिमों के अधीन है, लोगों को अक्सर ये डर रहता है कि शेयर मार्केट से ये जुड़ा हुआ है, कहीं शेयर मार्केट कम हो गया, ज्यादा हो गया, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं गया। एसआईपी स्टॉक से, शेयर से किस तरह से अलग है, और उसमें कैसी संभावना है शेयर मार्केट में डूबने जैसी, या उससे पूरा अलग है ये? अ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड 100% शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक भ्रम निकालना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को ब्रॉड बेस पे 2 भागों में बांट रखा है। एक होता है इक्विटी कंपोनेंट, दूसरा होता है डेप्ट, डीबीटी। डेप्ट का मतलब फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कंपोनेंट, जहां पे फिक्स ब्याज मिलता है। जब आप लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म के लिए डालते हो 15 दिन 20 दिन के लिए, तो वो 100% इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में डलता है, तो वहां उसका इक्विटी का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जो इक्विटी कंपोनेंट है वहां पे बहुत बड़ा रोल है।
बहुत अप एंड डाउन होता है। एज ए लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि आपके पास 100 रुपए है, कितने? 100 रुपए। आप लेना चाहो मारुति का शेयर, नहीं मिलेगा। आप लेना चाहो एचडीएफसी बैंक का शेयर, नहीं मिलेगा। आप लेना चाहो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, नहीं मिलेगा। आप लेना चाहो XYZ जिनकी भी 100 रुपए से ज्यादा प्राइस है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइस ही ज्यादा है। और शेयर्स आर नॉट अवेलेबल इनटू द फ्रैक्शंस। डायरेक्ट इक्विटी आर नॉट अवेलेबल इनटू द फ्रैक्शन। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपए की एसआईपी या लमसम के माध्यम से उस 100 रुपए में 40 से 50 कंपनियों के शेयर परचेज कर लोगे। कितने? 40 से 50। और उन 40 से 50 में भी कोई एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई या डीलिस्ट हो गई, तो 100 रुपए में से केवल आपका 1 या 2 रुपए डूब सकता है। और वही अगर डायरेक्ट इक्विटी में लगाया और गलती से उसी कंपनी में लगाया जो डीलिस्ट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई, तो जीरो हो सकता है। ओह जीरो हो सकता है। सही। बस आप जो डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, वो आपके सुविवेक से लगा रहे हो, आपकी रिसर्च के आधार पर लगा रहे हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगा रहे हो। और मैं ये एश्योर कर सकता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जो भी काम 24 घंटे तहे दिल से किए जाए उसमें एक्सपर्टाइज हो जाती है। और उसमें भी अगर मास्टर क्लास इंस्टीट्यूट से अगर पास आउट बंदा है, रैंक होल्डर है, तो उसका और कैपेसिटी एक लेवल से बेटर है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक रिफाइंड प्रोसेस है कि वहां पे रिसर्च होती है, फंड मैनेजर होता है, सीईओ होता है, सीआईओ होता है, एमडी होता है। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका 50 जगह ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं। लेट्स सपोज कि एनीबॉडी इज विलिंग टू बाय द हिंदुस्तान जिंक, तो एक लेमैन तो परचेज करेगा हिंदुस्तान जिंक, अच्छी अच्छी, एक्स ने कमाया, वाई ने कमाया, इसलिए डाल देता है। लेकिन जब सीईओ सीआईओ परचेज करेंगे, तो दे taking multiple research, they are able to call to हिंदुस्तान जिंक एमडी कि आपकी जिंक निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, सोना निकल रहा है, मुझे आपकी माइंस आके देखनी है। और वो जाके उनको माइंस दिखाएंगे कि इस जगह सिल्वर निकला, इस जगह जिंक निकल रहा है, इस जगह चांदी निकल रही है। उसके बावजूद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको जो वीकेंड के अंदर डिबेट होती है फंड मैनेजमेंट हाउस के अंदर कि एक्स रिसर्च एनालिसिस कह रहा है हिंदुस्तान जिंक लेना है, वाई रिसर्च एनालिसिस कह रहा है एबीसीडी कंपनी लेनी है जो इससे ज्यादा बेटर ग्रो करेगी, तो दोनों प्रूव करेंगे कि वाई दिस विल टेक। उसके बाद फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि मुझे इस कंपनी पे कितना कॉन्फिडेंस है, इस कंपनी के मैनेजमेंट पे कितना कॉन्फिडेंस है, और मेरी स्कीम का लॉ क्या कहता है कि मैं कितने परसेंटेज यहाँ पैसा डालूं, और कितना मेरा इनफ्लो है करंट अवेलेबल, कितना एसआईपी के माध्यम से आ रहा है, और कितना फ्यूचर एस्पिरेशन दिख रहा है, उसके बिहाफ पे पैसा डालता है। तो यहाँ पे पैसा डालने से पहले 1000 टेस्टिंग होती है। जैसे एक नॉर्मल स्टोन को जब कोहिनूर बनाया जाता है, तो उसके ऊपर 1000 तरह के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल का प्रयोग होके उसको एकदम स्ट्रेंथन किया जाता है, उसके बाद वो कोहिनूर बनता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर वो कोहिनूर बनाने का पूरा पूरा प्रोसेस मल्टीपल तरीके से किया जाता है, मल्टीपल तरीके से किया जाता है। और हिस्टोरिकली 19 पर्टिकुलरली 96 से जब से सेबी रेगुलेशन एक्ट आया, तो आप देखोगे तो एकदम वंडरफुल। और उसके बाद भी देखोगे तो 2004 के बाद और सुपीरियर तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और ऑलरेडी पीएम मोदी साहब ने ये विजन ले रखा है कि 2047 के अंदर भारतवर्ष विकसित विकासशील देश से विकसित देश बने, मेरा नेशन विकसित चाहिए। तो उसके लिए एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रही है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी डेली हो रही है। अभी काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल जो टैरिफ वार वॉट एवर जिससे कंट्री को कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्टेप बाय स्टेप बहुत राइट वे से उसको स्टेप फॉरवर्ड किया जा रहा है कि मेरे कंट्री की इतनी कैपेसिटी कि हम खुद कंज्यूम करेंगे तो भी बहुत है, हम खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो भी कोई कमी नहीं है। एक्स कंट्री नहीं करेगा तो वाई ऑप्शन है, वाई नहीं करेगा तो जेड ऑप्शन है, जेड नहीं करेगा तो ए ऑप्शन है। तो वहां पे भी एबीसीडी 4 5 10 20 प्लान बनाए जा रहे हैं। यही प्लान अगर इंडिविजुअल फैमिली बेसिस बन जाए तो सफलता चरण चूमेगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को प्रोवाइड करवाई है। इसी के साथ में जो विकसित भारत वाली बात कही है, अगर ये लाइन आपको सर की सही लगी हो ना, तो कमेंट में विकसित भारत 2047 जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही ये बिल्कुल ठीक बताया कि अगर हम एक स्टॉक्स में अगर हमारा सारा पैसा डाल देते हैं तो उसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। बनिस्पत म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी वगैरह करते हैं तो वहां 40 कंपनियां एक साथ है, और उसमें से कोई एक कंपनी अगर बैंक करप्ट होती है तो हमारा सारा पैसा
नहीं डूबता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, जिससे हम हमारा जो ये भ्रम होता है अक्सर, वो भ्रम थोड़ा सा सर आज दूर हो गया है कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, कहीं एसआईपी करने से मार्केट डाउन हुआ तो हमारा पैसा तो नहीं डाउन हो जाएगा। वो आपने सर बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। सर अगला एक प्रश्न है मेरा, 25 साल का एक लड़का है, अगर वो 25 साल की आयु से उम्र से इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि वो 1 करोड़ का फिगर ट्रैक कर सके? कोई 25 साल का बंदा है तो रूल 15-15-15 कहता है कि 15,000 की एसआईपी 15 साल के लिए 15% से वो डाल दे तो उसकी 40 साल की एज में 1 करोड़ रुपए बन जाए। 40 साल की एज में 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। दूसरा, परिवार में कोई बच्चा बोर्न हो हाँ। और उसके नाम से उसके पिताजी 10,000 की एसआईपी कर दे और उसको ये कमिट कर दे कि जब तक तू कमाने नहीं लगेगा, 25 साल का नहीं हुआ जब तक तो मैं पे करूंगा, और उसके बाद तेरी कमाई से इसको तेरी 60 साल की उम्र तक रखना है, तो 1 साल में 1,20,000 रुपये निवेश होता है, 60 साल में टोटल 72 लाख रुपीज इन्वेस्ट होता है, और 15% की ग्रोथ रेट से लगभग 900 करोड़ प्लस की वेल्थ क्रिएट होती है। 100 करोड़! 900 करोड़, क्या बात 900 है। करोड़। जितने भी बिजनेसमैन हाँ। बड़े बने, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की वेल्थ हाँ। बनाई है, उनके पीछे भी टाइम का बड़ा योगदान है। जैसे कि अंबानी ग्रुप की बात करें तो धीरू भाई अंबानी के बारे में आप हमने कहीं कहीं सुना है, देखा है कि पेट्रोल भरते थे। आज उनकी कंपनी देश विदेश में और भारत की तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स। बट उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, इतना समय दिया, डेडिकेटेडली किया और समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करते रहे, टेक्नोलॉजी के एक्वेंटेड होते रहे और ब्रेन को हायर करके रखा, क्वालिटी को अपने पास रखा, डी क्वालिटी को बाहर निकालते रहे। तो बट कितना समय दिया, आपको और मुझे पैसा चाहिए सुबह 9:30 बजे इन्वेस्ट किया 3:30 बजे, ये यहाँ नहीं हो सकता है। आपको इसको राइट टाइम देना पड़ेगा, राइट असेट्स में निवेश करना पड़ेगा और लॉन्गिटिविटी आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको रिस्क डिफाइन करके निवेश करना पड़ेगा कि आपका शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तीनों को अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। उससे पहले भी आपका कंटिजेंसी फंड आपके लिए इन बेड टाइम रेडी रहना चाहिए, और उससे पहले भी आपका मेडिक्लेम एंड टर्म प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 बेसिक पिलर है। बिल्कुल। ये तो था 25 साल की आयु वाले लड़के के या लड़की के साथ में। सर 45 साल का अगर कोई व्यक्ति है या 60 साल का कोई व्यक्ति है, उनके लिए सर क्या हो सकता है कि वो किस तरह से 1 करोड़ के आसपास अपना फिगर बना सके बहुत बढ़िया थ्रू क्वेश्चन आपने एसआईपी? पूछा, वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। एसआईपी सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल था, फ्रूटफुल है, रहने वाला है। चाहे वो 85 साल का इन्वेस्टर हो, चाहे वो 95 साल का इन्वेस्टर हो, चाहे वो कल बोर्न हुआ हो। हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में वो सभी निवेशक निवेश कर सकते हैं जिसका जन्म हो गया है और जिसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है, जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो सभी लोग इसमें निवेश कर निवेश कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए। 18 साल से बिलो कैश है तो उसके अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए उस किड्स का, और उसका आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके पेरेंट्स का पेन, आधार और बैंक डिटेल होनी चाहिए। केवाईसी से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इट इज बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर। 18 से ऊपर तो सेल्फ चाहिए, 18 से बिलो है तो पेरेंट्स के साथ किड्स का आधार कार्ड चाहिए। सरकार चाहिए। ठीक है। बात कर रहे हो आप 45 साल का इन्वेस्टर है, 45 साल की एज में बंदे के पास काफी सारी लाइबिलिटीज वाले फेज में वो पहुंच जाता है। बच्चे हायर एजुकेशन वाली स्टडीज के स्टेप में होता है, ऑलमोस्ट 10-12 स्टैंडर्ड में होते हैं। तो उसने 1 करोड़ नहीं, वो 100 करोड़ बना सकता है, बट सबसे पहले उसको जो नियर टर्म उसकी गोल है कि बच्चों को हायर एजुकेशन करनी है, तो फर्स्ट 20 साल में उसने क्या किया उसको अपन को स्टडी करना पड़ेगा। कितना कॉर्पस बनाया है, क्या उसका फ्यूचर गेम प्लान है। दूसरा, वो चाहता है कि एवरीथिंग इज सेटल्ड, तो अगेन यहाँ पे भी वो 15,000 की एसआईपी करता है, तो 60 साल की उम्र में वो 1 करोड़ रुपए 15% के हिसाब से बहुत आराम से बना सकता है। 15 सालों में। हाँ, बहुत आराम से बना सकता है। दूसरा, 60 साल का बंदा है, 60 साल के बंदे 2 कैटेगरी में होंगे। एक तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक दूसरा सर्विस क्लास हो सकता है। सर्विस क्लास में भी अगेन 2 कैटेगरी होगी और बिजनेस क्लास में भी अगेन 2 कैटेगरी होगी। एक सर्विस क्लास ऐसा है जिसकी पेंशन इनकम आती है, किड्स वेल सेटल्ड है और कोई लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा, पेंशन नहीं आती है, किड्स भी ठीक ठाक खुद का काम कर रहे हैं और खुद का जीवन यापन भी करना है, और मेडिकल फैसिलिटी जो सभी चीजों को इंक्रीज होने के साथ साथ तो उसकी लाइफ लॉन्गिट्यूटी भी 80-85 साल तक रहने वाली है।
तो जो बंदा जिसके पेंशन आती है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो उसका पेंशन का जो पूरा कॉर्पस है वो भी म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड स्कीम में डाल के SWP ले सकता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे उसकी लाइफस्टाइल सेम मेंटेन रहे, जितनी रिटायर्ड होने से पहले इनकम आई थी उतनी इनकम आती रहे। अगर रिटायरमेंट कॉर्पस को वहां निवेश कर देता है, कंडीशन है कि रिटायरमेंट कॉर्पस उसको इनफ मिला हो, कहीं उसने प्री विड्रॉल्स नहीं किए हो, तो उसको अच्छा पैसा मिलता है, तो उसको वो कर सकता है। हाइब्रिड और एग्रेसिव। ये एग्रेसिव हाइब्रिड एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन लाइक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। इंडिया में जब भी कोई रिटायर्ड होता है तो 3 काम जरूर करता है। एक तो मकान बना लेता है जिसको किराया देता है, एक MIS विजय बंधन योजना वहां डाल देता है, और कुछ पैसा बच्चों में बांट देता है। सही बात है। तो उसको अगर प्रॉपर प्लान करें तो परिवार के लिए लोकेश जी पानी की आवश्यकता होती है, बेसिक नीड है। यूजुअली आम इंसान पानी की व्यवस्था करने के लिए 3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं नल का कनेक्शन ले लेते हैं, दूसरा ट्यूबवेल खुदवा देते हैं, तीसरा टैंक बना देते हैं। इसके अलावा क्या काम करते हैं? RO लगा देते हैं, बस यही काम करते हैं। एल्केन वाटर का RO लगा देते हैं, कोई अगर प्रीमियम फैमिली है तो। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके परिवार को पानी की आवश्यकता है, तो पुराने जमाने में राजा महाराजा उस शहर के लिए तालाब बनाते थे, समुद्र बनाते थे, तो आपको परिवार के लिए समुद्र बनाना है तो SWP इज द वंडरफुल प्रोडक्ट, जिससे आपकी रूटीन लाइफस्टाइल भी मेंटेन होगी, नेक्स्ट जनरेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा भी मिलेगा। सब मिलेगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP, जो कि SIP के थ्रू हम ये चूज कर सकते हैं, करेक्ट सर? यस। सर मेरा एक प्रश्न है, खास तौर पे जो आम आदमी होता है उनकी सेविंग्स जो होती है वो कम बचती है जनरली। कभी 2,000 रुपए महीने के बच गए, कभी 1,000 बच गया, या कभी 3,000 रुपए बच गए। क्या ऐसा कोई कैटेगरी फंड है, जैसा आपने एग्रेसिव और हाइब्रिड की कैटेगरी की बात की, क्या ऐसी कोई कैटेगरी है जिसमें जो बच गया है वो उसको उसमें निवेश कर दे उसी समय, हर महीने के हिसाब से? ऐसा 200% कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी खुद की भी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, बाय नेम ऑफ SLM म्यूचुअल फंड सर्विसेज इन्वेस्टर ऐप है, जिसके अंदर वो निवेश करना चाहे जब जितना पैसा बचे 500 रुपए एंड अबव, उसमें वो लमसम उस तारीख को डाल दे। अगले महीने बचे तो डाले, नहीं बचे तो नहीं डाले। उसके अगले महीने डबल बचे तो डबल डाले, नहीं बचे तो नहीं डाले। उसकी इच्छा हो जैसे फंड में डाल सकता है। 44 कंपनियां अवेलेबल है, 5,000 स्कीम में, लगभग यू कैन से 25% स्कीम्स ऐसी है जिसमें 500 रुपए मिनिमम लमसम निवेश कर सकते हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी है जिसमें 5,000 मिनिमम निवेश कर सकते हैं, बट 100% स्कीम ऐसी अवेलेबल है जिसमें 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो सिंगल टाइम में। एक बार आपने 5,000 रुपये निवेश कर दिया, अगले महीने उसमें 500 करो, 1,000 करो, 2,000 करो, अलाउड है। कुछ कंपनीज में 500 रुपए अलाउड है, कुछ कंपनीज में 100 रुपए एंड 1 रुपीज मल्टीपल अलाउड है, कुछ कंपनीज में 500 रुपए का मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो आप इंडस्ट्री में जितनी भी स्कीम अवेलेबल है सभी में निवेश कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी स्पेस में हो, चाहे वो डेब्ट स्पेस में हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, हर कैटेगरी का हर फंड में आप निवेश करके स्टार्ट कर सकते हो। इसे एडहॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि जब अवेलेबल किया हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यस। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बचा तो कर लिया, किसी महीने नहीं बच पाया तो वो स्किप रह गया और हमने वापस उसको अगले मंथ में कंटिन्यू निवेश कर दिया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज्यादा समझ रखते हैं। SLM प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पूरे भारत में इनकी कई सारी ब्रांचेस हो रखी है। आप ये स्क्रीन पर कार्ड देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनको कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम निवेश कैसे करें और कहाँ करें, तब भी कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, ये सर का पर्सनल कार्ड है। आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इस बारे में बात कर सकते हैं। सर एक फाइनल टिप्स सभी दर्शकों के लिए। लोकेश जी, सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जितनी कैपेसिटी है, जितनी अर्निंग है, और जितना जल्दी हो सके आप निवेश स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है समय। सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है समय। चाहे आप 100 रुपए से स्टार्ट करें, आप निवेश स्टार्ट करें। और हम लोग हर माह इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए फिजिकल सेमिनार भी करते हैं, तो आप वो सेमिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और सबसे पहले आपके माइंड का डाउट क्लियर करें, 100% क्रिस्टल क्लियर हो। जब आपका माइंड का डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप आपकी एक्चुअल एफिशिएंसी से निवेश कर पाओगे, और एक्चुअल एफिशिएंसी से निवेश करोगे तो बहुत पैसा बनेगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा बनेगा। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, जब मैं 2100 रुपये मंथली की सैलरी पे वर्क करता था, तो मेरा ड्रीम था 10,000 रुपये तनख्वाह हो जाए। तो मेरी जॉब कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा 12,000 लगी। आज मैं उदयपुर से राजसमंद आता हूं तो 12,000 से ज्यादा तो मेरा टोल टैक्स लग जाता है। तो मैंने मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सेलरेट किया है। तो जितनी आपकी कैपेसिटी उसको आप एक्सेलरेट करें, और विद इन ए डिफाइंड लिमिट और कैलकुलेटेड रिस्क लें। और म्यूचुअल फंड में कैलकुलेटेड रिस्क है, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, ह्यूज पैसा बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, 7 साल, 6 साल, 11 महीने, 29 दिन, 23 घंटे, 59 मिनट, 59 सेकंड से कम का समय है, तो इक्विटी से दूरी बना के रखें, बहुत पैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे सारे दर्शकों को देने के लिए। इस वीडियो में कमेंट करके सर के लिए आप अपनी मन की बात जरूर लिखें, और वो विकसित भारत वाली बात जरूर लिखिएगा। फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो उसे बेशक कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सर बहुत बहुत